तो गाइस अब हम कर रहे हैं चार्जेस वाले चैप्टर की अमेंडमेंट्स। चार्जेस वाले चैप्टर की अमेंडमेंट में सबसे पहली अमेंडमेंट आई है एक ही, मेरे ख्याल से एक ही अमेंडमेंट है सेक्शन 86 के अंदर। ये क्या है अमेंडमेंट जरा देख लो, बस एक ही अमेंडमेंट है 86 में। एक्चुअल में क्या होता है तुम्हारे को मैं बताऊं, चार्जेस चैप्टर के अंदर चार्जेस में जो सेक्शन डील करते हैं वो डील करते हैं सेक्शन 77 से लेकर 87 तक। चार्ज का मतलब क्या होता है, किसी के फेवर में सिक्योरिटी क्रिएट करना। चार्ज मींस क्रिएटिंग सिक्योरिटी इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन, फेवर ऑफ अनदर पर्सन इन ल्यू ऑफ लोन, इन ल्यू ऑफ लोन, लोन के बदले। जैसे मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, एक पर्सन है मिस्टर ए, इस कंपनी को लोन चाहिए, तो मिस्टर ए ने इस कंपनी को लोन दे दिया। अब ये कंपनी कहती है, अब ये बंदा कहता है मेरे को तो सिक्योर्ड लोन देना है। सिक्योर्ड लोन का मतलब है कि मैं जब तुम्हारे को लोन दूंगा तो बदले में कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखवाऊंगा। तो कंपनी कहती ठीक है, हम अपनी एक लैंड आपके पास गिरवी कर देते हैं, लैंड आपके पास मॉर्गेज कर देते हैं। तो ये जो मिस्टर ए है इसे हम लेंडर बोलेंगे, और ये जो कंपनी है इसे हम बोरोवर बोलेंगे। और जिसके देखो अल्टीमेटली चार्ज क्रिएट, इसको हम बोलते हैं चार्ज क्रिएट होना। चार्ज का मतलब होता है सामने वाले के फेवर में एक सिक्योरिटी क्रिएट हो गई। सिक्योरिटी क्या है, वो लैंड, कि कल को अगर ये कंपनी पैसा नहीं चुकाएगी तो लैंड बेच के पैसा रिकवर कर लेगा। मान लो 1 करोड़ का लोन था, तो अगर कल को एक कंपनी पैसा नहीं चुकाएगी तो लैंड बेच के पैसा रिकवर कर लेगा। इसका हम कह सकते हैं कि मिस्टर ए के फेवर में क्या क्रिएट हो गया, चार्ज क्रिएट हो गया। इसलिए हम लैंडर को चार्ज होल्डर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चार्ज होल्डर भी बोलते हैं। जिसके फेवर में चार्ज क्रिएट होता है हम क्या बोलते हैं, चार्ज होल्डर। चार्ज होल्डर कौन होता है, क्रेडिटर, जिसने लोन दिए, और कंपनी हो गई बोरोवर। तो जब भी कोई कंपनी चार्ज क्रिएट करती है ना, उसको एक फॉर्म फाइल करना होता है, फॉर्म CHG-1 और एक CHG-9, दो फॉर्म होते हैं। CHG-1 होता है अगर आपकी कंपनी ने नॉर्मल लोन लिया है अदर देन डिबेंचर्स। अगर आपकी कंपनी ने डिबेंचर की फॉर्म में लोन लिया है तो उस केस में CHG-9 जाता है। ये फॉर्म कितने दिन में जाता है, ये फॉर्म जाता है विद इन 30 डेज ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज। मतलब जब आपने सामने वाले के फेवर में सिक्योरिटी क्रिएट करी, यहां से विद इन 30 डेज के अंदर, विद इन 30 डेज ऑफ क्रिएशन ये फॉर्म जाता है ऑफ चार्ज। ROC का फॉर्म फाइल करना होता है। प्लस अगर आप ये 30 डेज में फाइल नहीं कर पाते तो प्लस में आपको 30 डेज और मिलते हैं लेट फीस के फाइल करने के। प्लस अगर आप उस चीज में भी फाइल नहीं कर पाते तो प्लस में आपको 60 दिन और मिलते हैं फाइल करने के एड वैलोरम फीस के साथ। एड वैलोरम का होता है अकॉर्डिंग टू वैल्यू, जितनी प्रॉपर्टी का चार्ज क्रिएट हुआ है उसके अकॉर्डिंग उतनी पेनल्टी लगेगी, उतनी लेट फीस लगेगी। तो लेट फीस यहां भी लग रही है और यहां भी लग रही है, लेकिन फर्क क्या है, यहां जो लेट फीस लगेगी वो एड वैलोरम फीस लगेगी। एड वैलोरम का मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू वैल्यू। इसका मतलब ये ऊपर वाली 30 दिन की फीस है ये सबके लिए सेम है, लेकिन ये जो नीचे वाली 60 दिन की फीस होगी ये केस टू केस वेरी करेगी, कितने अमाउंट का लोन है, कितने की चार्ज की वैल्यू क्रिएट हो रही है उसके अकॉर्डिंग। और जो कंपनी यहां पे, ये टोटल टाइम हो गया 120 दिन, टोटल कितने हो गए 120 डेज, 30 + 30 + 60। अगर कोई कंपनी इतने टाइम में चार्ज रजिस्टर नहीं करवाती है लेट फीस के साथ भी, तो उसके बाद सीधा पहले सेक्शन 86 में जेल होती थी। क्या होती थी, 86 के अंदर जेल, इंप्रिजनमेंट होती थी 6 महीने की। क्या होती थी, इंप्रिजनमेंट होती थी। जिन जिन ऑफिसर्स ने जान के फॉर्म फाइल नहीं कराए ROC को, उनको इंप्रिजनमेंट होती थी 6 मंथ्स की, पहले होती थी। लेकिन अब वो इंप्रिजनमेंट हटा दिए, अब वो इंप्रिजनमेंट हटा दिए। यहां पे पहले पेनल्टी का अमाउंट ज्यादा होता था, उसको कम कर दिया, सॉरी पेनल्टी का अमाउंट भी डिफरेंट होता था, उसको भी अलग कर दिया है, प्लस जेल हटा दिए। अच्छा यहाँ पे ना एक चीज समझाओ, देखो यहाँ पे लिखा है ना, इफ एनी कंपनी इज इन डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, द कंपनी शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ 5 लाख रुपीज, लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ 5 लाख रुपीज। एंड एवरी कंपनी के ऊपर पेनल्टी कितने की लगेगी, अगर इसमें इस कंपनी ने इस एक्ट के इस चैप्टर के मतलब चार्ज वाले चैप्टर के किसी भी प्रोविजन की वायलेशन करी है, लिखा है ना एनी ऑफ द प्रोविजन दिस चैप्टर। दिस चैप्टर का मतलब है चार्ज वाला चैप्टर, और चार्ज वाले चैप्टर में कितने सेक्शंस हैं, सेक्शन 77 से लेकर 87 तक। तो अगर आपकी कंपनी इनमें से किसी भी सेक्शन का डिफॉल्ट करती है तो आप पे कितनी पेनल्टी लगती थी, कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगेगी 5 लाख रुपए की, और जो कंपनी के ऑफिसर इन डिफॉल्ट है जिन्होंने जान के डिफॉल्ट करा उन पर पेनल्टी लगेगी 50,000 रुपए की। लेकिन दो तरीके के डिफॉल्ट होते हैं, एक होता है अनइंटेंशनल डिफॉल्ट, एक होता है विलफुल डिफॉल्ट।
एक होता है आपने जान के नहीं करा, आपसे गलती से डिफॉल्ट हो गया, तो ये वाली पेनल्टी है। लेकिन अगर आपने जान के विलफुली गलत चीजें डिफॉल्ट करी है, विलफुली गलत चीजें रिकॉर्ड में फाइल करी है आरओसी को, या विलफुल डिफॉल्ट करा है, तो उस केस में आप सेक्शन 447 में लायबल हो। और 447 डील करता है फ्रॉड में, और वहां जेल होती है, वहां आज भी जेल होती है। तो इसका 86(2) से जेल नहीं हटी है, क्योंकि 86(2) सीधा 447 की रेफरेंस देता है, और 447 फ्रॉड में डील करता है। और ले दे के ये बता रहा है कि अगर नॉर्मल बात करें तो अगर आपसे नॉर्मली कोई डिफॉल्ट हो जाता है, गलती हो जाती है, इंटेंशनली नहीं करी, गलती से जान के नहीं करी, और ये प्रूव कर दोगे कि आपने जान के नहीं करी, तो आप पे 86(1) वाली पेनल्टी लगेगी। और इसी में अमेंडमेंट आई है कि पहले यहाँ पे अनइंटेंशनल डिफॉल्ट के चक्कर में भी कि आपने जान के नहीं करा, गलती से डिफॉल्ट हो गया, तब भी जेल हो जाती थी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि यार अनइंटेंशनल वाले में जेल करने की जरूरत नहीं है। यही अमेंडमेंट आई है कंपनी अमेंडमेंट 2020 में, कि अनइंटेंशनल डिफॉल्ट के अंदर जेल हटा दी, अब खाली पेनल्टी के अमाउंट बता दिए कि कंपनी पे 5 लाख की पेनल्टी, और जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट उन पे 50,000 की पेनल्टी। लेकिन अगर इंटेंशनल डिफॉल्ट है, विलफुली का मतलब क्या था, इंटेंशनली जान के गड़बड़ी करी है कोई रिकॉर्ड फाइल करने में, सेक्शन 77 के अंदर, सेक्शन 77 यही है चार्ज क्रिएट करने का। अगर आपने जान के इंटेंशनली गलत फाइल करा, आप जानते थे इस बारे में, या कोई चीज छुपाई है आपने जो नहीं बताई, तो उस केस में आप फ्रॉड के सेक्शन में लायबल। और फ्रॉड का सेक्शन कौन सा, 447, और वहां आज भी जेल होती है, वहां आज भी जेल होती है। तो ये थी चार्ज वाले चैप्टर की पेनल्टी। अब आती है एनुअल रिटर्न वाले चैप्टर की पेनल्टी। अब ये क्या जरा देखते हैं। अब आता है गाइस एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न आई होप आप सबको पता होगा एनुअल रिटर्न क्या होती है। एनुअल रिटर्न की अमेंडमेंट पढ़ेंगे। तो एनुअल रिटर्न क्या होता है कि अगर मैं आपसे बात करूं, देखो दो चीजें होती है, एक होती है एनुअल रिपोर्ट, एक होती है एनुअल रिटर्न। नॉलेज के लिए बता रहा हूं, एक होती है एनुअल रिपोर्ट और एक होती है एनुअल रिटर्न। एनुअल रिपोर्ट के अंदर कंपनी का फाइनेंशियल डेटा जाता है, लाइक बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह वगैरह वगैरह। और ये कब फाइल होती है, विद इन 30 डेज ऑफ एजीएम, जनरल मीटिंग होने के विद इन 30 डेज ऑफ एजीएम। और ये किस फॉर्म में फाइल होती है, इसके लिए एक फॉर्म प्रिस्क्राइब है, फॉर्म AOC4। AOC4। फिर आती है एनुअल रिटर्न। एनुअल रिपोर्ट का जो सेक्शन है वो है 137, कंपनी लॉ का 137। एनुअल रिटर्न का जो सेक्शन है वो है 92। और एनुअल रिटर्न के अंदर जाता है कंपनी का नॉन फाइनेंशियल डेटा, लाइक कंपनी के डायरेक्टर्स कौन है, कंपनी के प्रमोटर्स कौन है ना, एक साल के अंदर जनरल मीटिंग कितनी हुई, एक साल में बोर्ड मीटिंग कितनी हुई, ये सब बातें कहां लिखी होती हैं, एनुअल रिटर्न में। ये नॉन फाइनेंशियल डेटा होता है। ये कब फाइल होती है, ये फाइल होती है विद इन 60 डेज ऑफ एजीएम। अच्छा एक चीज समझ आ रही हो, तो एनुअल रिटर्न विद इन 60 डेज ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग फाइल होती है एजीएम होने के 60 दिन में, और एनुअल रिपोर्ट एजीएम होने के 30 दिन में फाइल होती है। तो अगर देखा जाए तो पहले 30 मतलब ये भी एजीएम से 30 दिन है, ये एजीएम 60 दिन है, तो मैं कह सकता हूं कि पहले 30 दिन में एजीएम के एनुअल रिपोर्ट फाइल होती है, फिर नेक्स्ट 30 डेज के अंदर एनुअल रिटर्न फाइल होती है। मान लो अगर जनरल मीटिंग की डेट है, मान लो अगर ये 30 सितंबर, ज्यादातर जो ड्यू डेट होती है वो होती है 30 सितंबर 2000, मान लो 21 ड्यू डेट है, ये एजीएम की डेट है, ये एजीएम डेट है। तो यहां से विद इन 30 डेज के अंदर, यहां से विद इन 30 डेज में आरओसी को फॉर्म AOC4 फाइल होता है, और यहां से विद इन 60 डेज में, स्टार्टिंग से ही यहां से विद इन 60 डेज के अंदर आरओसी को जो फॉर्म फाइल होता है उस फॉर्म का नाम है फॉर्म MGT7, एनुअल रिटर्न का फॉर्म है। इसका मतलब ये एजीएम से ही 30 दिन हो रहे थे, एजीएम 60 दिन हो रहे थे, इसका मतलब मैं कह सकता हूं 30+30 है कि पहले 30 दिन में एनुअल रिटर्न, एनुअल ये जाएगी एनुअल रिपोर्ट, नेक्स्ट 30 डेज के अंदर क्या जाएगी, एनुअल रिटर्न। अच्छा AOC4 के ऊपर तो CA CS CM में कोई भी साइन कर सकता है AOC4 पे, लेकिन एनुअल रिटर्न के फॉर्म पे MGT7 पे ओनली CS साइन करता है। खाली कौन साइन कर सकता है, ओनली CS साइन कर सकता है, CS इन प्रैक्टिस साइन कर सकता है, और कोई भी साइन नहीं कर सकता। अब ये इसमें क्या आया है पेनल्टी में, वो यही बता रहा है कि इफ एनी कंपनी फेल्स टू फाइल एनुअल रिटर्न विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज फ्रॉम डेट ऑफ एजीएम और द लास्ट डेट विद द एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड,
वैसे तो नॉर्मली जब आपकी एजीएम डेट की एक्चुअल जो डेट ऑफ एजीएम होती है वहां से 60 दिन में फाइल करना होता है, और अगर आपने एक्चुअली एजीएम नहीं भी करवाई है तो लास्ट दिन जिस दिन एजीएम होनी चाहिए थी, लास्ट दिन एजीएम किस दिन होनी चाहिए, ड्यू डेट क्या थी 30 सितंबर, यहां से 60 दिन के अंदर अंदर आपको एनुअल रिटर्न फाइल करनी होती है। और अगर और आपने नहीं फाइल करी तो कंपनी के ऊपर लिखा सच कंपनी एंड इट्स एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी लायबल टू पेनल्टी ऑफ 10,000। तो वो कंपनी के ऊपर जो ऑफिसर डिफॉल्ट है सबके ऊपर 10,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी। लेकिन अर्लियर इट वाज 50,000, तो पहले 50,000 की थी, इसको 10,000 कर दिया गया, एक तो ये फर्क हुआ है। एंड इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग फेलियर with the further penalty of 100 rupees for each day during which such failure continues, subject to a maximum 2 lakh rupees in case of company and 50,000 rupees in case of officer in default। इसका मतलब क्या है जरा समझो। ड्यू डेट हो गई, आपने MGT7 फाइल नहीं करा, 60 डेज निकल गए, आपने MGT7 फाइल नहीं करा, तो कंपनी के ऊपर तो फिक्स पेनल्टी कितनी लगेगी 10,000 रुपए, और ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे फिक्स पेनल्टी कितनी लगेगी 10,000 रुपए। प्लस इसके अलावा रोज के लगते चले जाएंगे 100 रुपए कंपनी के ऊपर भी, 100 रुपए किसके ऊपर, ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर भी। और वो 100 रुपए जुड़ते जुड़ते जितने दिन तक आप फाइल नहीं करोगे, सपोज आपने 15 दिन तक फाइल नहीं करा तो 1500 रुपए हो गए, ऐसे जुड़ते 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 आप जितने दिन तक फाइल नहीं करोगे तो डिले होती जाएगी। तो कंपनी से मैक्सिमम लास्ट पेनल्टी कितनी लेंगे 2 लाख रुपए, और जो ऑफिसर डिफॉल्ट से लास्ट पेनल्टी कितनी लेंगे 50,000 रुपए। तो सपोज ऐसे मान लो कि 100 रुपए जुड़ता 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 मान लो 60,000 हो जाए या 70,000 हो जाए, लेकिन लास्ट हम कितना लेंगे 50,000 लेंगे। सेम ऐसे कंपनी का जुड़ता जुड़ता 100 रुपए जुड़ता जुड़ता 3 लाख हो जाए, लेकिन हम कंपनी से लास्ट कितना लेंगे 2 लाख लेंगे। ये एक पेनल्टी आई है, ये पेनल्टी है। ये तो किस चीज के लिए, अगर आपने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करी तो टाइम पीरियड के अंदर। अब ये है कि अगर आपने फाइल तो करी लेकिन गलत सर्टिफाई करा, मतलब आपको पता है सीएस साइन करता है, सीएस चेक करता है कि कंपनी ने जो भी एनुअल रिटर्न में बातें लिखी है वो सब सही है या नहीं है। अगर सीएस ने गलत साइन करे या गलत एनुअल रिटर्न को साइन करा तो सीएस पे पेनल्टी है 2 लाख रुपए की। ये नई चीज आई है, सीएस पे पेनल्टी कितने की 2 लाख रुपए की। कितनी खतरनाक पेनल्टी है। ठीक है, आगे बढ़ते, क्योंकि पहले सीएस ना बहुत हवा में साइन कर देते थे बिना पढ़े पुढ़े। अब देखो 2 लाख रुपए पेनल्टी, एक बार लग गई ना रात को नींद नहीं आएगी कई दिन तक। अब आगे देखते हैं। अब आती है जनरल मीटिंग वाले चैप्टर की अमेंडमेंट। जनरल मीटिंग वाले चैप्टर में अमेंडमेंट में क्या फर्क आया है, जनरल मीटिंग वाले चैप्टर के अंदर जो अमेंडमेंट है वो आई है सेक्शन 105 में प्रॉक्सी में। प्रॉक्सी क्या है, जैसे मैं किसी कंपनी का शेयर होल्डर हूं, अगर मैं मीटिंग में नहीं जा पा रहा, मैं अपने बिहाफ पे किसी और बंदे को भेजना चाहता हूं तो मैं भेज सकता हूं, उसे क्या बोलेंगे प्रॉक्सी। उस बंदे को हम क्या बोलते हैं प्रॉक्सी, है ना, जो हमारे बिहाफ पे जाता है। अब इसमें अमेंडमेंट कहां आई है, इसमें ये है अमेंडमेंट, पहले तो आई है अमेंडमेंट कहां पे, अमेंडमेंट आई है इसमें यहाँ पे सेक्शन 105 सबसेक्शन 5 के अंदर। ये अमेंडमेंट, ये अमेंडमेंट क्या है जरा सुन लेना बड़े ध्यान से। पहले ये देखो, पहले ये अमेंडमेंट, ये जो यहाँ पे अमाउंट है वो डिफरेंट था, अब अमाउंट डिफरेंट हो गया है। और अमेंडमेंट क्या है जरा वो समझते हैं, ये देखना। तो अमेंडमेंट क्या है जरा देखो, सेक्शन 105 सबसेक्शन 5 के अंदर है। एक्चुअल में क्या होता है 105 सबसेक्शन 5 में, आपको मैं नॉलेज के लिए बताया था पहले। कंपनी क्या करती है, कंपनी के केस के अंदर क्या होता है कि जब भी कोई कंपनी के अंदर ना एक लिस्ट प्रिपेयर होती है, कंपनी में एक लिस्ट प्रिपेयर होती है, जैसे सपोज मैं हूं, मैं मीटिंग में नहीं जाना चाहता, मैं अपने बिहाफ पे किसी बंदे को प्रॉक्सी अपॉइंट करना चाहता हूं कि जो मेरे बिहाफ पे जाए मीटिंग के अंदर, मेरे बिहाफ पे जाकर वोट दे, है ना। अगर मैं अपने बिहाफ पे किसी प्रॉक्सी को अपॉइंट करना चाहता हूं, अब मेरे पास मान लो मेरे को कोई बंदा नहीं मिल रहा जिसको मैं प्रॉक्सी अपॉइंट करूं, तो कंपनी के पास ना एक लिस्ट बनी होती है जिसको हम बोलते हैं एक लिस्ट, जिसे हम ऐसे कह सकते हैं कि ये एक लिस्ट होती है जिसके अंदर बंदों का नाम डाला होता है कि आप इनमें से किसी एक बंदे को प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हो, जिसमें बंदों का नाम डाला होता है, जिसमें आपके इसमें से किसी एक, जिनमें से आप उनमें से किसी एक बंदे को एज अ प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हो। अच्छा, वो लिस्ट जो होती है ना वो कंपनी सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करती है, जिसको भी वो लिस्ट चाहिए ले ले और उसमें से देखकर क्या कर ले, प्रॉक्सी को अपॉइंट कर ले जैसे करना है। अच्छा, जब प्रॉक्सी आप किसी को अपॉइंट करोगे अपना, अगर मैं अपने बिहाफ पे किसी और को प्रॉक्सी बनाना चाहता हूं और मैं कहता हूं कि मेरे बिहाफ पे तू जाके वोट दे, तो इसका मैं किसी को इनवाइट करूंगा कि भाई मेरे लिए तू प्रॉक्सी बन जा और मेरे बिहाफ पे जाकर वोट दे। तो वो जब मैं सामने वाले को प्रॉक्सी अपॉइंट करूंगा, सामने वाले को इनवाइट करूंगा, तो वो कॉस्ट मेरी है। वो कॉस्ट किसकी, मेरी है। मैं अपॉइंट कर रहा हूं ना किसी और को प्रॉक्सी, तो जो उसको अपॉइंट करने का खर्चा आएगा, जो डॉक्यूमेंटेशन लगेगी सामने वाले को इनवाइट करने के लिए, वो सब खर्चा मेरा होगा, वो मैं बियर करूंगा। लेकिन अभी सेक्शन में ये आया 105 सेक्शन 5 में आया, फॉर द पर्पस ऑफ एनी मीटिंग ऑफ अ कंपनी, invitation to appoint a invitation to appoint as proxy a person or one number of persons specified in the invitation are issued at the company's expense to any member entitled to have a notice of the meeting sent to him and to vote there by proxy. Every member of every officer of the company who issues the invitation as aforesaid
और ऑथराइज और परमिट द इशू शेल बी लायबल टू पेनल्टी ऑफ 1,50,000 रुपीज। पहले ये पेनल्टी 50,000 की जगह 1 लाख की थी, अब 50,000 की हो गई है। क्या कह रहा है ये पेनल्टी किस चीज की है? देखो तुमको मैंने तुम्हें क्या बताया कि जब प्रॉक्सी तुम किसी को अपॉइंट करते हो, सामने वाले को इन्वाइट करते हो, तो वो खर्चा तुम्हारा होता है। लेकिन अगर सपोज कंपनी तुम्हारे बिहाफ पे, कंपनी का ऑफिसर तुम्हारे बिहाफ पे किसी कंपनी के मेंबर को इन्वाइट कर देता है और वो ये बोलता है कि भाई एक काम कर, तो इसका प्रॉक्सी बन जा, और वो जो इन्विटेशन दे रही है कंपनी अपनी जेब से दे रही है, अबे भाई तेरा इससे क्या, मान लो कंपनी का कोई डायरेक्टर है, वो डायरेक्टर मीटिंग में नहीं आना चाहता, वो डायरेक्टर भी और शेयर होल्डर भी है, अब वो कंपनी का शेयर होल्डर भी है, वो शेयर होल्डर मीटिंग में आना नहीं चाहता, जनरल मीटिंग में, और कंपनी क्या कर रही है, उस शेयर होल्डर की जगह किसी और बंदे उसका प्रॉक्सी कंपनी इनवाइट कर रही है कि तुम्हारे भी यहाँ पे हम प्रॉक्सी इनवाइट कर देते हैं कि तुम्हारे भी यहाँ पे आगे वोट दे देगा। अबे भाई कंपनी क्यों इनवाइट करेगी? जिसको जो नहीं आ रहा वो इनवाइट करेगा अपनी जेब से, कंपनी खर्चा क्यों करेगी उसको इनवाइट करने का? तो ये कह रहा है कि अगर कंपनी ऐसी हरकत करती है और कंपनी अपने एक्सपेंस से सामने वाले के लिए किसी मेंबर को इनवाइट करती है कि भाई तू इस बंदे का प्रॉक्सी बन जा, और उसको ऐसा करती है लाओ, तो कंपनी का जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है, जिस बंदे ने हरकत करी है, सामने वाले को इन्वाइट करा है कंपनी के खर्चों पे सामने वाले को, जैसे मैं हूं, मैं कंपनी का शेयर होल्डर हूं, कंपनी के अंदर एक डायरेक्टर बैठा मेरा दोस्त है, और मैं मीटिंग के अंदर नहीं आ पा रहा और मेरे को प्रॉक्सी अपॉइंट करना है, मैंने अपने डायरेक्टर को, दोस्त को फोन कर दिया, एक काम कर यार कोई अच्छा सा प्रॉक्सी दिलवा दे और उसको इनवाइट कर दे मेरे बिहाफ पे कि आए मेरे लिए आके मीटिंग में आके वोट दे दे। अब वो कंपनी जो डायरेक्टर है वो तो कंपनी के एक्सपेंसेस से बुलाएगा, उसको इनवाइट करेगा। तो अगर वो डायरेक्टर ऐसी हरकत करता है और कंपनी के एक्सपेंसेस से सामने वाले को इनवाइट करता है मेरे लिए कि भाई इसका आगे प्रॉक्सी बन जा, तो उस केस में वो बंदा ऑफिसर इन डिफॉल्ट मान लिया जाएगा और उसके ऊपर 50,000 की पेनल्टी लगेगी। पहले तो ये समझनी है कि यहाँ पे वर्ड क्या आ गया, 50,000 पे, है ना। और शेल बी लायबल टू, वर्ड के लिखा है शेल बी लायबल टू पेनल्टी, यहाँ पे वर्ड के लिखा है पेनल्टी, शेल बी लायबल टू पेनल्टी। पहले ना यहाँ पे वर्ड लिखा होता पनिशेबल, पनिशेबल, शेल बी पनिशेबल विद अमाउंट रुपीज 1,00,000 रुपीज, पहले ऐसे करके लिखा होता, पिनिशेबल वर्ड को चेंज करके पेनल्टी कर दिया और 1 लाख को चेंज करके 50,000 कर दिया। उसका सिंपल सा लॉजिक है कि पनिशेबल जब हम वर्ड यूज करते हैं ना तो एक क्रिमिनल लाइबिलिटी टाइप लगती है कि क्रिमिनली उसको हम चार्ज कर रहे हैं, उसको जेल में डाल रहे हैं, तो पनिशेबल वर्ड उसके लिए यूज लगता है कि पनिशमेंट देंगे। लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं, सिर्फ फाइन चार्ज कर रहे हैं उसको 50,000 रुपए का, तो इसलिए वर्ड उसको चेंज करके क्या कर दिया, पेनल्टी। नेक्स्ट नीचे क्या बोलता है, प्रोवाइडेड दैट एन ऑफिसर शेल नॉट बी लायबल, ये वाली बात भी मैं तुम्हारे को बता चुका हूं, under this subsection by reason only of the issue to a member at his request in writing a form of appointment naming the proxy or of a list of person willing to act as proxy if the form or his list is available on request in writing to every member entitled to vote at the meeting by proxy। कह रहा है अगर कंपनी ने ये, अगर सपोज कोई ऐसा बंदा, सपोज मैं हूं, मैं कंपनी को ये नहीं बोल रहा कि इस बंदे को मेरा प्रॉक्सी अपॉइंट कर दे, मैं सिर्फ कंपनी से ये बोल रहा हूं कि कंपनी के अंदर एक लिस्ट होगी आपके पास कि कौन कौन से बंदे प्रॉक्सी बनने के लिए तैयार है, वो लिस्ट मेरे को प्रोवाइड कर दो ताकि मैं उसमें से किसी एक को अपॉइंट कर लूं। और वो लिस्ट कंपनी सबको अलाउ करती है, एवरी मेंबर को अलाउ करती है, वो लिस्ट जिसको लेनी है वो ले लो। तो अगर वो ऑफिसर आपको, जो कंपनी का ऑफिसर है, वो आपको खाली वो लिस्ट प्रोवाइड कर रहा है कि देखो भाई मैं तुम्हारे भी आप पे इन्वाइट नहीं कर रहा, सामने वाले को इन्वाइट तुम खुद करो अपने खर्चे से, मैं सिर्फ तुम्हारे को लिस्ट प्रोवाइड कर देता हूँ कि ये देखो ये लिस्ट है, इनमें से जिसको अपॉइंट करना कर लो, तो उस केस में कंपनी के ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी, उस केस में कंपनी के ऑफिसर के ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी। लेकिन अगर कंपनी खुद ही अपनी जेब से सामने वाले को इनवाइट करती है कि तुम इसके प्रॉक्सी बन जाओ, उसके प्रॉक्सी बन जाओ, तो फिर कंपनी पे पेनल्टी लगेगी। ये बात हो गई खत्म। नेक्स्ट आता है रेजोल्यूशंस एंड एग्रीमेंट्स टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार। देखो सेक्शन 117 है ये, सेक्शन 117 में ना बड़े सारे मैटर दिए गए हैं, बड़े सारे मैटर दिए गए हैं, जहां पे ये बताया गया कि अगर कंपनी इनमें से कोई भी काम करेगी, इनमें से कोई भी काम करेगी, तो उसके विद इन 30 डेज में उस कंपनी को आरओसी को एक फॉर्म फाइल करना है, फॉर्म का नाम है फॉर्म एमजीटी 14। तुम्हें अगर याद हो, मैंने एक चीज बताई थी, जब भी कंपनी लॉ में स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है तो आरओसी को फॉर्म एमजीटी 14 जाता ही जाता है। तो मैंने तुम्हारे को उस टाइम पे भी ये बात बताई थी कि ये रटना नहीं है। देखो जब एसआर पास होगा तो एमजीटी 14 जाएगा 30 दिन के अंदर, लेकिन खाली एसआर के केस में नहीं जाएगा, एमजीटी 14 और भी कई जगहों पे जाता है, तो वो ये रही बहुत सारी जगहें। 117 सबसेक्शन 3 में बड़ी सारी जगह दी हुई, जैसे पहले लिखा हुआ है एसआर, इसके अलावा सेकंड में अलग मैटर है, थर्ड में अलग मैटर है, ऐसे बड़े सारे मैटर दिए गए हैं। तो इन सबके लिए क्या जाता है, एमजीटी 14। तो इससे एक चीज निकल के आई कि एसआर के लिए हमेशा एमजीटी 14 जाता है, लेकिन और भी कई सारी जगह है जहां पे एमजीटी 14 जाता है। तो वो यही कह रहा है कि 30 दिन में फाइल करना होता है। अब वो यही कह रहा है कि मतलब इसमें से जो भी काम करोगे उसके 30 दिन में एमजीटी 14 फाइल करना होता है, लिखा ऊपर 30 दिन में फाइल करना होता है एमजीटी 14, 117 सबसेक्शन 1 बोलता है। तो वो यहाँ पे वही पेनल्टी के अमाउंट में बता रहा है कि अगर आपने 30 दिन में फॉर्म फाइल नहीं करा है तो कंपनी पे पेनल्टी कितनी लगेगी और उसके ऑफिसर डिफॉल्ट पे पेनल्टी कितनी लगेगी, ये तो तुम खुद ही पढ़ लोगे। अमाउंट ऑफ पेनल्टी को समझाने की इतनी जरूरत है नहीं, मतलब इसका लॉजिक क्या था लाने का, सब यही समझा दिया कि पेनल्टी के अमाउंट में चेंज करें। ठीक, अब आगे देखते क्या है। तो गाइस अब हम करते हैं डिविडेंड चैप्टर की अमेंडमेंट।
और अब बेसिकली अब जो मैं अमेंडमेंट कराऊंगा ना वो ज्यादातर यार सारी अमेंडमेंट ना इन टर्म्स ऑफ पेनल्टी के अंदर ही है कि पेनल्टी का अमाउंट कम करा गया है, जेल हटा दी गई है, जो तुम्हारे को मैंने बताया था डीक्रिमिनलाइजेशन। डीक्रिमिनलाइजेशन बताया था ना कि सेक्शंस को, डीक्रिमिनलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे सेक्शंस को क्रिमिनल से सिविल बना देना, डीक्रिमिनल करना मतलब क्रिमिनल से सिविल बना देना, और बहुत सारे सेक्शन में अमाउंट ऑफ पेनल्टी को रिड्यूस कर देना। मतलब क्रिमिनल से सिविल बनाने का मतलब क्या, जेल हटा देना, उस वाले प्रोविजन में से जो पहले इंप्रिजनमेंट होती थी उसको हटा देना। तो अब जो मैं तुम्हारे को अगर बताऊं तो डिविडेंड के अंदर जो अमेंडमेंट है वो केस में है सेक्शन 124 में अनपेड डिविडेंड में। ये तुम्हारे को पता होगा कि कोई भी कंपनी जब डिविडेंड डिक्लेयर करती है, पहले तो मैं वो बताया था फिर पेनल्टी समझाऊंगा। कोई भी कंपनी जब डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो उसको 30 दिन के अंदर उसको डिस्पैच करना होता है शेयर होल्डर्स को, 30 दिन में देना होता है। अगर 30 दिन के तक अगर वो डिविडेंड अनपेड अनक्लेम रह जाता है, कोई भी बंदा नहीं लेता है ना, डिविडेंड डिक्लेयर करने के 30 दिन में उसको शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर देना होता है। अगर वो 30 दिन तक डिविडेंड अनपेड अनक्लेम रह जाता है तो 30 दिन खत्म होने के बाद वाले 7वें दिन के 7 डेज के अंदर, 30 के बाद वाले 7 डेज के अंदर कंपनी को एक अनपेड डिविडेंड अकाउंट खुलवाना होता है और उसके अंदर वो सारा पैसा ट्रांसफर करना होता है। ये सेक्शन 124 बोलता है, ये सेक्शन 124 बोलता है कि वो सारा पैसा कहां ट्रांसफर हो जाएगा, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो अगर वो कंपनी ट्रांसफर नहीं, और ये बात कहां लिखी हुई है 124 में, उसके अलावा और भी बड़ी सारी बातें लिखी है 124 में। तो मान लो अगर वो कंपनी अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसा ट्रांसफर नहीं करती है तो उस केस में कंपनी के ऊपर पेनल्टी है, और पेनल्टी के अमाउंट को चेंज करा गया है। पेनल्टी ऑल आप खुद भी पढ़ सकते हो, मैं पढ़वा देता हूं। Provided if a company fails to comply with any of the requirement of this section means section 124 अनपेड डिविडेंड वाला, जो ये कहता है कि अगर 30 दिन में डिविडेंड अनपेड अनक्लेम रह गया, डिक्लेयर होने के 30 दिन में अगर आपने शेयर होल्डर में नहीं बांटा तो उसके बाद वाले 7 दिन में कहां डालना होता है, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। अगर नहीं डाला तो कितनी पेनल्टी लगेगी, सच कंपनी शैल बी लायबल टू पेनल्टी ऑफ, कंपनी के ऊपर पेनल्टी कितनी लगेगी, 1 लाख रुपए की, पेनल्टी ऑफ 1 लाख, एंड इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग फेलियर with a further penalty of 500 for each day after first during which such failure continues। नहीं रुक जाओ, मान लो अगर 30 डे के अंदर, 30 के बाद क्या होता है, नेक्स्ट 7 डेज में पैसे को कहां डालना होता है, अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर। अगर कंपनी ने अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर उस पैसे को नहीं डाला तो उसके बाद क्या होगा, 7 दिन के अंदर 38 डे से कंपनी के ऊपर 1 लाख की पेनल्टी तो फिक्स आई, प्लस 500 रुपए रोज के हिसाब से लगती जाएगी, रोज के हिसाब से लगती जाएगी, लेकिन मैक्सिमम कहां तक लगेगी, 10 लाख तक। सपोज 500 जुड़ता 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 10 लाख से ज्यादा हो गया तो हम लेकिन लास्ट खाली कितना लेंगे कंपनी से, 10, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 10 लाख। आगे, एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट, और जो कंपनी के ऑफिसर इन डिफॉल्ट है, जिन लोगों ने डिफॉल्ट करा और पैसा डिविडेंड अकाउंट में नहीं डाला, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में नहीं डाला, जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है उन पे पेनल्टी कितनी लगेगी, 25,000 रुपए की। कंपनी पे कितनी लग रही थी, 1 लाख की, ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे कितनी लगेगी, 25,000 की। साथ में ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे कंटिन्यूइंग फेलियर पे कितनी लगेगी, 100 रुपए रोज के हिसाब से, और मैक्सिमम 2 लाख तक। तो अगर बात समझ आई हो, वैसे अमाउंट ऑफ पेनल्टी याद रखने की जरूरत है नहीं, सिर्फ अमेंडमेंट आई है तो बता रहा हूं, अमाउंट ऑफ पेनल्टी तो बच्चों को वैसे भी क्लास में मना कर देता तो याद मत करना, लेकिन जब समझने वाली चीज क्या मैं बता देता हूं। तो ले देखिए, अगर कंपनी डिविडेंड डिफॉल्ट करा देने में, तो कंपनी के ऊपर अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डालने में, तो कंपनी पेनल्टी कितनी लगेगी, 1 लाख रुपए की। साथ में कंपनी में 500 रुपए रोज के हिसाब से भी लगेंगे, मैक्सिमम 10 लाख तक लगेंगे। अगर ऑफिसर इन डिफॉल्ट साथ में, कंपनी के साथ साथ एंड और नहीं है, साथ में कंपनी के ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे पेनल्टी लगेगी कितनी, 25,000 की फिक्स है, प्लस 100 रुपए रोज के हिसाब से, मैक्सिमम 2 लाख तक। ठीक है, ये बात खत्म हो गई। डिविडेंड में यही अमेंडमेंट थी, डिविडेंड में यही अमेंडमेंट थी। अब नेक्स्ट में देखते हैं अकाउंट्स में क्या अमेंडमेंट है। अब आती है गाइस अकाउंट्स वाले चैप्टर में अमेंडमेंट, सेक्शन 128 के अंदर आई है, रिक्वायरमेंट ऑफ कीपिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। आपको पता होगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर मेंटेन करती है, और सच अदर प्लेस एज द बोर्ड में डिटरमाइन। तो वो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपनी को मेंटेन करने होते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या आता है, अगर आपको पता हो, एक होती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एक होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती किसके बेस पे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बेस पे। बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर क्या आता है, जर्नल्स, लेजर्स, ये सब चीजें किसके अंदर आती हैं, बुक्स ऑफ कैश बुक, सेल बुक, ये सब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आती है। इसके बेस पे क्या बनती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब हर एक कंपनी को जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं वो सेक्शन 128 बताता है कैसे मेंटेन करने, रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन करने होते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन करने या फिजिकली, वो सब बातें 128 में लिखी हुई है। अब उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने की जिम्मेवारी किन किन लोगों की होती है, इनमें से किसी एक बंदे की, मैनेजिंग डायरेक्टर की, या होल टाइम डायरेक्टर जिसका इंचार्ज ऑफ फाइनेंस, जिसके पास कंपनी के फाइनेंस की पावर है,
या कंपनी का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और एनी अदर पर्सन ऑफ अ कंपनी चार्ज बाय द बोर्ड विद द ड्यूटी ऑफ कंप्लाइंग विद द प्रोविजन सेक्शन 128। इसके अलावा बोर्ड अगर अपने हिसाब से किसी और को भी ऑथराइज करना चाहता है इन 3 बंदों के अलावा तो कर सकता है। तो ले देखिए और है, और यहां पे और है, चारों में से कोई एक बंदा बुक्स ऑफ अकाउंट्स को संभालेगा। कौन? जिसको पूरा मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी या तो एमडी की या होल टाइम डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस की या सीएफओ की या कोई भी ऐसा पर्सन जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑथराइज करते हैं 128 में। अब पेनल्टी के अमाउंट में चेंज आया है। पेनल्टी के अमाउंट में चेंज क्या आया है? डीक्रिमिनलाइज कर दिया इसको। वही समझ आता होगा तुम्हारे को। पहले पेनल्टी क्या थी कि अगर इस कंपनी किसी भी कंपनी ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, जिस बंदे की जिम्मेवारी थी 128(6) में बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने की, अगर उसने ढंग से मेंटेन नहीं करी, इन लोगों की जिम्मेवारी थी। तो कह रहा जिन लोगों की जिम्मेवारी थी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने की, अगर किन किन की थी? एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, सीएफओ वगैरह की, अगर उन्होंने मेंटेन ढंग से नहीं करे और सेक्शन 128 की वायलेशन करी तो ईच ऑफेंस। अच्छा ईच ऑफेंस क्यों? क्योंकि 128(6) में ना 128 के अंदर बहुत सारी बातें लिखी हुई है, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने हैं, कैसे करने हैं, बड़ी सारी चीजें, इसलिए ईच ऑफेंस लिखा है कि अगर उनमें से किसी भी एक प्रोविजन की वायलेशन करी तो हर ऑफेंस के लिए पेनल्टी लगेगी। कितनी कितनी? पहले कितनी थी? पहले जेल थी 1 साल तक की, लेकिन उसको हटा दिया गया। और विद फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 50,000 बट विच में एक्सटेंड टू 5 लाख और बोथ। तो पहले क्या होता था और अब क्या होता है? पहले जज क्या करता था? आपको 1 साल तक की सजा दे सकता था, पहले 1 साल तक की जेल दे सकता था, 50,000 का मिनिमम जुर्माना लगा सकता था आपके ऊपर अगर आप 128 की वायलेशन करते थे, और 5 लाख तक का मैक्सिमम, प्लस अगर जज को ज्यादा खुंदक आ रही है तो वो प्लस जेल भी भेज सकता था आपको, प्लस आपके ऊपर फाइन भी लगा सकता था। दोनों चीजें इकट्ठी भी ले सकता था, बोथ भी था। तो बोथ वाली चीज को हटा दिया गया और 1 साल वाली जेल को भी हटा दिया गया। तो अगर इसका नेट इफेक्ट बात करें तो सिर्फ इतना है कि अगर आज की डेट में अगर इनमें से कोई भी बंदा 128 की वायलेशन करता तो जेल तो होगी नहीं, तो ले देखिए अब खाली जुर्माना लगेगा, मिनिमम 50,000 का, मैक्सिमम 5 लाख तक का। ठीक, ये खत्म हो गया। ये पहली अमेंडमेंट है। नेक्स्ट आती है अमेंडमेंट 2, पीरियोडिकल फाइनेंशियल रिजल्ट्स। ये एक नया सेक्शन इंसर्ट किया गया है, सेक्शन 129 हमारा जो डील करता है। 128 बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की बात करता है, 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डील करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके अकॉर्डिंग बनेगी। आपको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बनती है। तो 129 के बाद एक 129A इंसर्ट किया गया, नया सेक्शन, सेक्शन 129A इंसर्टेड बाय कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। ये सेक्शन में क्या बताया गया? द सेंट्रल गवर्नमेंट में रिक्वायर such class or class of companies, such class or class of unlisted companies as may prescribe। तो पहले तो ये सेक्शन, पहले बात याद रखना, 129A लिस्टेड कंपनी पे नहीं लगेगा, 129A लिस्टेड कंपनी पे नहीं लगेगा, खाली किस पे लगेगा? अनलिस्टेड कंपनी पे। अच्छा ये नहीं बताया अनलिस्टेड कौन सी, प्राइवेट पब्लिक, तो दोनों, तो दोनों लिखा ना, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी भी नहीं लिखा, अनलिस्टेड प्राइवेट भी नहीं लिखा, खाली अनलिस्टेड कंपनी लिखा। तो प्राइवेट पब्लिक दोनों अनलिस्टेड कंपनीज। क्या कौन सी अनलिस्टेड कंपनीज, प्राइवेट पब्लिक, जो आने वाले टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी। क्या बताएगी? टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ द कंपनी ऑन सच पीरियोडिकल बेसिस एंड इन सच फॉर्म एज मे प्रिस्क्राइब। अब ऐसे आपको पता होगा जो अनलिस्टेड कंपनी होती है ना, वो जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है वो एनुअली बनाती है, साल क्लोज होने के बाद। लेकिन लिस्टेड कंपनी तो आपको पता है क्वार्टरली, सेमी एनुअली, हाफ ईयरली जिसको बोलते हैं, और एनुअली हर तरीके से बनाती है। लिस्टेड कंपनी तो बनाती है तो उसको हम पीरियोडिकल बेसिस बोलते हैं। पीरियोडिकल का मतलब क्या होता है? एक पीरियड, क्वार्टर भी हो सकता है एक पीरियड, हाफ ईयरली भी हो सकता है पीरियड। तो कहता है आने वाले टाइम पे वो क्लास ऑफ कंपनीज जो कौन बताएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स बताएगी। कैसे बताएगी? इन द फॉर्म ऑफ रूल्स। तो आने वाले टाइम में वो अनलिस्टेड कंपनियां जिनके बारे में रूल में प्रिस्क्राइब किया जाएगा, उन वाली कंपनियों को एनुअली तो बनने ही होते हैं, पीरियोडिकल बेसिस पे भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ेंगे, फाइनेंशियल रिजल्ट्स बताने पड़ेंगे अपने कि उनका पीरियोडिकल बेसिस पे फाइनेंशियल रिजल्ट क्या है अभी कंपनी के, मतलब क्वार्टरली बेसिस पे या हाफ ईयरली बेसिस पे। वो क्या होगा जब आएगी बात, तो पीरियोडिकल किसको मानेंगे? हाफ ईयरली को, क्वार्टरली को, वो बताया जाएगा वहां पे आगे। नेक्स्ट, टू obtain approval of board of directors and complete audit or limited review of such periodical financial such manner prescribed। ये भी बड़ी खतरनाक चीज है। साथ में उन फाइनेंशियल, आपको वैसे नॉर्मल भी पता होगा, नॉर्मल बात भी बता दूं तो अगर नॉर्मली जब साल क्लोज हो जाता है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं, अडॉप्ट शेयर होल्डर करते हैं जनरल मीटिंग में। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव किया जाता है बोर्ड मीटिंग में और शेयर होल्डर्स के आगे पेश कर देते हैं कि ये देखो ये हमारी कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट है। और जब शेयर होल्डर उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ओके कर देते हैं तो उसे हम बोलते हैं एडॉप्शन, एडॉप्शन ऑफ एनुअल अकाउंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को नॉर्मली भी अप्रूव कौन करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एडॉप्ट कौन करते हैं? शेयर होल्डर जनरल मीटिंग में, नॉर्मली भी एजीएम के अंदर। लेकिन यहां पे तो अभी क्या हो रहा है कि साल क्लोज हुआ ही नहीं है। साल क्लोज होने से पहले अगर कोई कंपनी के, जिन क्लास ऑफ कंपनीज के लिए बताया जाएगा इस रूल के अंदर,
तो उन क्लास ऑफ कंपनीज को पीरियोडिकल रिजल्ट्स अपने बनाने पड़ेंगे, और वो पीरियोडिकल रिजल्ट्स वो कैसे बनाएगी, क्वार्टरली बेसिस पे बनाएगी। कैसे बनाएगी, क्वार्टरली या हाफ ईयरली, जो भी बताया जाएगा। और उनको वो पीरियोडिकल रिजल्ट्स को ऑडिट भी करवाना है। देखो सबसे बड़ी खतरनाक बात तो ये है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूव भी करवाना है, प्लस ऑडिट भी करवाना है उनका। और प्लस जब आप कर लोगे, एंड फाइल अ कॉपी विद विदिन 30 डेज फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ द रेलेवेंट पीरियड विद सच फीस एंड प्रिस्क्राइब। अच्छा, वो रेलेवेंट पीरियड भी क्या होगा, वो सब भी रूल में बताया जाएगा। मतलब लेते कि ऐसे समझो कि जो मान लो एक रेलेवेंट पीरियड, एक डेट बता दी गई कि इतने टाइम तक आपका ऑडिट वगैरह सब कंप्लीट हो जाना चाहिए, इतने टाइम तक सब कुछ अप्रूव हो जाना चाहिए, तो उसके 30 दिन के अंदर उसको आरओसी को इंटीमेट भी करना है कि इस कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्वार्टर पीरियोडिकल बेसिस वाली को ऑडिट भी करवा लिया है, प्लस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूव भी करवा लिया है। मतलब तुम्हें समझ आता होगा इस सेक्शन को लॉन्च करने का लॉजिक क्या था। ये पता था इसका इस दायरे में कौन सी कंपनियां फंसेंगी। बहुत सारी कंपनियां ऐसी इंडिया में जिनका टर्नओवर, जिनका प्रॉफिट लिस्टेड कंपनियों से भी बहुत ज्यादा है, लेकिन वो अनलिस्टेड है, बहुत बड़ी बड़ी अनलिस्टेड, जैसे पार्ले है। पार्ले का तो मेरे को शायद पता नहीं, ऐसे बहुत बड़ी बड़ी अनलिस्टेड, पार्ले एग्रो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, मगर और आपको पता है पार्ले अगर प्राइवेट है तो वैसे प्राइवेट कंपनी के इंडिया में डिवेंचर लिस्टेड होते हैं। मेरे को ये पार्ले का ये नहीं पता कि वो लिस्टेड है अनलिस्टेड है, लेकिन वैसे एक नॉर्मल बात बता रहा हूँ, इंडिया में बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां ऐसी हैं या बहुत सारी पब्लिक कंपनियां भी ऐसी हैं जो अनलिस्टेड है लेकिन बहुत बड़े लेवल पे ऑपरेट हो रही है, बहुत बड़े लेवल पे ऑपरेट हो रही है। तो उन कंपनियों के लिए रूल बनाया गया है कि उनको आने वाले टाइम पे फंसा दिया जाएगा इस रूल के अंदर कि लिस्टेड तो फंसी हुई है वैसे भी, उनको तो वैसे भी क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली बनाने ही होते हैं, लेकिन अनलिस्टेड वालियों को नॉर्मली एनुअली बनाने होते हैं। तो उनके लिए एक दायरा बना दिया गया कि अब उनको भी पीरियोडिकल बेसिस पर बनाने भी पड़ेंगे, प्लस ऑडिट भी कराने पड़ेंगे, और एक बार करवा लोगे तो उसके 30 दिन में आरओसी को फाइल भी करने होंगे। तो वो सब इसके भी, और कौन सी कंपनियों के लिए वो रूल बनाया है, कौन सी क्लास को प्रेस्क्राइब किया जाएगा, वो जब बताया जाएगा तो एक रूल आया है। तो ये हो गई बात अमेंडमेंट 2 की। 129 ए जो नया सेक्शन आया। अब आता है 134। 134 आपको पता होगा बोर्ड रिपोर्ट का सेक्शन है, बोर्ड रिपोर्ट का, कंटेंट ऑफ बोर्ड रिपोर्ट्स। क्या है, कंटेंट ऑफ बोर्ड रिपोर्ट। तो बोर्ड रिपोर्ट का सेक्शन है और उसमें यह बताया जाता है कि कंपनी को बोर्ड रिपोर्ट के अंदर क्या क्या चीजें बतानी है, क्या क्या नहीं बतानी है। तो अगर कंपनी ने वो बोर्ड रिपोर्ट में जो भी डिस्क्लोजर देने हैं, अगर कंपनी ने वो डिस्क्लोजर नहीं दिए तो उस कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगेगी। वो पेनल्टी कितनी लगेगी, या ढंग से दिए, गलत दिए तो सही डिस्क्लोजर लेकिन गलत दिए तो कितनी पेनल्टी लगेगी, कंपनी के ऊपर लगेगी 3 लाख रुपए की पेनल्टी, और जो कंपनी के ऑफिसर इन डिफॉल्ट है उन पे कितनी लगेगी, 50,000 रुपए की पेनल्टी। नेक्स्ट अमेंडमेंट है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी ये क्या रही भी देखते हैं। तो नेक्स्ट आती है गाइस आपकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन 135 के अंदर अमेंडमेंट, सीएसआर के अंदर। आपको पता होगा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम से ही क्लियर हो रहा है कि हर एक कंपनी जो इस क्राइटेरिया के अंदर आ रही है उसकी एक जिम्मेवारी बनती है कि वो समाज का कुछ भला करे। और वो क्या क्राइटेरिया है कि अगर आपका इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर के अंदर आपकी नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा थी, या आपका नेटवर्थ क्या होती है, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स, है ना, और प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो आपकी पिछले साल की नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा थी, या आपका टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा था, या आपका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा था। क्या क्या, नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा थी, टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा था, या नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा, तीनों में से कोई एक क्राइटेरिया पूरा हो जाए तो उस केस के अंदर उस कंपनी को अपने पिछले 3 साल का जो नेट प्रॉफिट है उसकी एवरेज का 2%, 3 साल की जो एवरेज निकल के आएगी नेट प्रॉफिट का, उसका 2% कहां कंट्रीब्यूट करना होता था, सीएसआर में, मतलब लोगों के भले के लिए कंट्रीब्यूट करना होता था। और वो पैसा ऐसा नहीं कि आप अपनी मर्जी से कहीं भी लगा दोगे, इन्होंने एक शेड्यूल 7 बता रखा है, उसमें लिस्ट है कि आप इन जगह पैसा लगा सकते हैं। एग्जाम्पल उन्होंने बता रखा है वहां पे कि आप जो गरीब बच्चे हैं, है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले, उनके लिए लगा लो, या कोई मैराथन वगैरह कंडक्ट कर, मैराथन में जो रेस वगैरह होती है उनके लिए लगा लो, है ना, या इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटीज के लिए बहुत सारी जगह पर उन्होंने बता रखा है उधर लगा लो। तो वो पैसा उन्होंने बता रखा लगाना होता है। तो अगर क्या है, और कितना लगाना होता है, 2% आपको लगाना है। अगर वो देखो इसमें एक अमेंडमेंट आई है, एक नया प्रोविजन आया है कि देखो आपको 2% तो लगाना ही लगाना है, आप अपनी मर्जी से ज्यादा लगाना चाहो लगा सकते हो। अब उसमें अमेंडमेंट क्या आई है, अमेंडमेंट एक आई है सेक्शन 135 सब सेक्शन 7 के अंदर, उसमें यह बताया गया है, नहीं इससे ऊपर भी थी है रिकमेंडमेंट, एक प्रोवाइजो इंसर्ट हुआ था, एक ऊपर भी थी, ये इंसर्ट हुआ है कि आपको कितना कंट्रीब्यूट करना होता है, 2% कंट्रीब्यूट करना होता है। तो अब उसमें एक अमेंडमेंट आई है कि अगर आपने 2% से ज्यादा एक्सेस कंट्रीब्यूट कर दिया है, अगर आपने एक्सेस में कंट्रीब्यूट कर दिया है, तो वो एक्सेस वाला पैसा आप अगले साल सेट ऑफ कर सकते हो। सपोज मान लो आपको 2% कंट्रीब्यूट करना था, आपने इस साल 3% कंट्रीब्यूट कर दिया, तो अगले साल आप चाहो तो 1% कंट्रीब्यूट कर देना, एक साल वाला 1% जो पिछले बार वाला है, मगर वो ऐसे नहीं डिपेंड करेगा। एक्चुअल में क्या है, खाली ऐसे एक एक मत समझो। जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं,
मान लो कैसे कंट्रीब्यूट करना होता है, मान लो 2020 2021 का आपका नेट प्रॉफिट है 10 करोड़, मान लो 2021-22 का है आपका नेट प्रॉफिट फिर 10 करोड़, मान लो 2022-23 का है आपका नेट प्रॉफिट 20 करोड़, तो टोटल में हो गया आपका 40 करोड़। तो 40 करोड़ को या ऐसे कर देते हैं 25 कर देता हूं इसको, तो ये 45 करोड़ हो गया। तो अब 45 करोड़ डिवाइड बाय 3, तो एवरेज निकल आएगी 15 करोड़। 15 करोड़ का 2% कंट्रीब्यूट करोगे आप कब, कौन से साल के अंदर, 2023-24 में। 15 करोड़ का 2%, तो 15 करोड़ का आपका 1% होता है 1.5 करोड़, तो सॉरी 10% होता है 1.5 करोड़, तो 1% हो गया आपका 15 लाख, तो 30 लाख हो गया 2%। तो 30 लाख का अमाउंट आपको सीएसआर में कंट्रीब्यूट करना है। 30 लाख का अमाउंट आपको कहां कंट्रीब्यूट करना है, सीएसआर में कंट्रीब्यूट करना है। आपको करना था 30 लाख और मान लो आपने खर्च कर दिया 50 लाख, आपने इसका मतलब 20 लाख एक्सेस कंट्रीब्यूट करा है सीएसआर के अंदर, 20 लाख एक्सेस कंट्रीब्यूट करा है। तो ये जो एक्सेस वाला 20 लाख है आप इसको अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो मान लो अगर आपका अगले साल का सीएसआर का अमाउंट निकल के आता है 40 लाख आपको जो कंट्रीब्यूट करना है, तो आप पिछले साल वाला 20 लाख को यहां कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो आप उस साल 20 डालो और पिछले साल वाला 20 एडजस्ट हो जाएगा, तो 40 आपका पूरा हो जाएगा। ये वो बता रहा है, ये एक प्रोविजन आया नया, देखो ये बता रहा है, if the company spends an amount in excess of the requirement provided under this subsection, और कितनी रिक्वायरमेंट है 2% की, अगर आप उससे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हो आगे, then such company may set off such excess amount against the requirement to spend under this subsection for such number of succeeding financial years and in such manner as may prescribe। although वैसे मैं अगले साल बोल रहा हूं, इसके लिए भी रूल बताए जाएंगे, मेरा अगले साल भी बोलना गलत रहेगा, इसके लिए रूल बताए जाएंगे कि आगे कितने सालों तक उसको सेट ऑफ कर करके उस पैसे को एडजस्ट कर सकते हो। ये एक प्रोविजन मेन था बस जो अमेंडमेंट है। इसके अलावा जो नीचे वाली अमेंडमेंट है ना, वो पेनल्टी के सेक्शनों में आई है, उसमें ना पेनल्टी के चेंजेस आए हैं, लेकिन पेनल्टी भी तुम्हें दिखाता हूं, ये तो अमेंडमेंट 2019 की थी, 2020 की है। पेनल्टी में चेंजेस आए हैं लेकिन वो तुम्हारे को अभी नहीं पढ़ना क्योंकि वो नोटिफाई नहीं हुए, तो ये पेनल्टी वाले सेक्शन अभी नहीं पढ़ने, वो नोटिफाई नहीं हुए, तो ये बात खत्म हो गई। अब आती है सेक्शन 137 के अंदर अमेंडमेंट। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सेक्शन है कि आपको जब भी कोई कंपनी उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी आरओसी को फाइल करनी होती है, एजीएम होने के 30 दिन में, तुम्हें याद होगा मैंने बताया था फॉर्म नंबर एओसी 4 में, तो उसमें भी पेनल्टी में चेंज आया है। कहां पे पेनल्टी में चेंज आया है, ये रहा, पेनल्टी में चेंज आया कि हर एक कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होती हैं एनुअल जनरल मीटिंग होने के 30 दिन में आरओसी को फाइल करनी होती है, एजीएम कंप्लीट होने के 30 दिन में, फॉर्म नंबर एओसी 4 जाता है। तो अगर आपने वो उसमें रिक्वायरमेंट को कंप्लाई नहीं करा, अगर आपने कोई डिफॉल्ट का, उसकी पेनल्टी का अमाउंट आप खुद ही पढ़ लोगे। पेनल्टी ना मेरे को पढ़ाने में क्या ही है, इसमें मतलब खुद ही समझ सकते हैं पेनल्टी के अमाउंट में, जो समझाने वाली चीज है समझा ही रहा हूं। नेक्स्ट आता है ऑडिट एंड ऑडिटर्स। अब इसमें पहली अमेंडमेंट कहां है, रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर, सेक्शन 140 सब सेक्शन 2, 3 एंड 4। अब ऑडिट एंड ऑडिटर्स की अमेंडमेंट अब ये देखते क्या है। तो गाइस अब ऑडिट वाले चैप्टर की अमेंडमेंट देखते हैं। ऑडिट वाले चैप्टर में अमेंडमेंट कहां आई है, रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर, सेक्शन 140 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3 के अंदर। अभी क्या है 142, ये वो सेक्शन 140 सबसेक्शन 2 ये बोलता है कि जब भी कोई ऑडिटर किसी कंपनी से रिजाइन करता है, तो दो कंपनियों की कैटेगरी बना देते हैं, एक है गवर्नमेंट कंपनी, एक है नॉन गवर्नमेंट कंपनी। अगर नॉन गवर्नमेंट कंपनी है तो जब ऑडिटर रिजाइन करेगा उसके 30 दिन के अंदर वो कंपनी को एक स्टेटमेंट फाइल करेगा विद रीजनिंग कि वो क्यों रिजाइन कर रहा है, लिखा है ना, और वो आरओसी को भी बताएगा, और वो आरओसी को जो फॉर्म फाइल किया जाएगा, देखो लिखा है, ऑडिटर हु हैज रिजाइन्ड फ्रॉम द कंपनी शैल फाइल अ स्टेटमेंट फॉर्म नंबर 83 इंडिकेटिंग द रीजंस एंड अदर फैक्ट्स मे बी रेलेवेंट विद रिगार्ड टू हिज रेजिग्नेशन एज फॉलोज। आरओसी को उसका एक फॉर्म फाइल करना है 83, ऑडिटर जो रिजाइन कर रहा है, ये ऑडिटर की ड्यूटी है, कंपनी की ड्यूटी नहीं है, जो रिजाइन कर रहा है उसकी ड्यूटी है। कितने दिन में फाइल कर रहा है, जब वो रिजाइन कर रहा है डेट ऑफ रेजिग्नेशन के 30 दिन में। जैसे सपोज मैंने आज कंपनी को रेजिग्नेशन लेटर दिया, अगर मैंने दिया और मैंने उसमें लिखा कि मैं आज से 4 दिन बाद इस कंपनी से रिजाइन होऊंगा, तो जब मैं रिजाइन होऊंगा उसके बाद वाले 30 दिन के अंदर मेरे को कंपनी, जैसे सपोज मैंने लिख दिया, देखो एक होता है कि मैं इमीडिएट इफेक्ट से रिजाइन कर रहा हूं, एक बात होती है कि मैं इमीडिएट इफेक्ट से रिजाइन कर रहा हूं। जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं कि मैंने बोला मैं आज मैंने सर्व करा 1/1/2022, मैं आज से रिजाइन कर रहा हूं, तो यहां से विद इन 30 डेज में मेरे को ADD3 फाइल करना है। विद इन 30 डेज में क्या फाइल करना है, फॉर्म ADD3 फाइल करना है आरओसी को।
जिसमें विद रीजनिंग होगी और रेजिग्नेशन लेटर की कॉपी होगी कि मैंने क्यों रिजाइन करा और विद रीजन होंगे। लेकिन अगर मैं सपोज 1/1/2022 को कंपनी को लेटर सर्व कर रहा हूं, रेजिग्नेशन लेटर सर्व कर रहा हूं, लेकिन मैं उस रेजिग्नेशन लेटर में ये लिख के दे रहा हूं कि भाई मैं इस कंपनी से रिजाइन होऊंगा 10 तारीख को, 10/1/2022 को, तो फिर यहां से 30 दिन में फाइल करना है। तो फिर यहां से विद इन 30 डेज में ADD3 जाएगा ROC को। एक कॉपी कंपनी को जाएगी जो आपके रेजिग्नेशन लेटर की, और वहां देखो लिखा है ना, द ऑडिटर शैल विद इन 30 डेज फ्रॉम लेटर रेजिग्नेशन फाइल्स अ स्टेटमेंट टू द कंपनी एंड टू द ROC। बेसिकली कंपनी को तो खाली रेजिग्नेशन लेटर जाता है और उसकी एक कॉपी 30 दिन में कहां जाती है, ROC को जाती है। प्रैक्टिकली बता रहा हूं। गवर्नमेंट कंपनी के केस में और गवर्नमेंट कंट्रोल कंपनी के केस के अंदर जो ऑडिटर शैल विद इन 30 डेज फ्रॉम द रेजिग्नेशन, एक जो कॉपी फाइल करेगा वो किसको करेगा, वो ऊपर वाले केस में रेजिग्नेशन के 30 दिन में एक कॉपी किसको देगी, कंपनी को देगा और एक ROC को देगा। नीचे वाले केस में एक कॉपी कैग को देगा और एक ROC को देगा। बस यही है। अब नीचे वाले में 140 सब्सक्रिप्शन, ये तो नॉर्मल प्रोविजन है, इसमें नहीं बताना था, अमेंडमेंट तो यहाँ आई है सेक्शन 140 सब्सेक्शन 3 में, अमेंडेड एज पर कंपनी अमेंडमेंट 2020, कि अगर कोई कंपनी या अगर कोई ऑडिटर सब सेक्शन 2 की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करता, सब सेक्शन 2 तो यही बोलता है कि 30 दिन में आपको ADD3 फाइल करना है। अगर आपने 30 दिन में ADD3 फाइल नहीं करा तो उस बंदे पे पेनल्टी लगेगी कितनी, 50,000 रुपए की, और एन अमाउंट इक्वल टू द रेम्युनरेशन ऑफ द ऑडिटर विच एवर इज लेस। जितना वो ले रहा है उससे विच एवर इज लेस, जैसे मान लो इसका मतलब ऐसे समझो कि 50,000 रुपए की मैक्सिमम पेनल्टी है। सपोज ऑडिटर उस कंपनी से रेम्युनरेशन 30,000 रुपए ले रहा है, तो 30,000 और 50,000 विच एवर इज लेस 30,000 की उसको पेनल्टी लगेगी। सपोज ऑडिटर उस कंपनी से रेम्युनरेशन 80,000 रुपए ले रहा था, तो 80,000 और 50,000 विच एवर इज लेस कितना हो गया, 50,000, तो ऑडिटर पे पेनल्टी कितनी लगेगी, 50,000। तो इसका ले दे कि मैक्सिमम पेनल्टी कितनी है, 50। लेकिन ये तो वो पेनल्टी जो फिक्स लगेगी फर्स्ट टाइम पे डिफॉल्ट होते ही, प्लस इसके अलावा अगर वो डिफॉल्ट कंटिन्यू है और आप फर्दर आगे कई दिन तक फॉर्म फाइल नहीं कर रहे, तो उस केस में आप पे साथ में 500 रुपए रोज के हिसाब से पेनल्टी लगेगी, मैक्सिमम 2 लाख तक लगेगी। बस यही अमेंडमेंट है, पहले 5 लाख थी मैक्सिमम और अब 2 लाख हो गई। तो 50,000 तो फिक्स लगेगी, प्लस जो रोज आपकी 500 रुपए के हिसाब से लगेगी जब तक डिफॉल्ट कंटिन्यू है, तो मैक्सिमम 2 लाख तक लगेगी, पहले वो 5 लाख था। ये अमेंडमेंट आई है। नेक्स्ट आता है रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड्स बाय ऑडिटर, 143 सबसेक्शन 12 to 15। अब इसमें अमेंडमेंट आई है कि कोई भी ऑडिटर अगर किसी कंपनी में ये देखता है कि इस कंपनी में फ्रॉड हो रहा है, तो उसकी ड्यूटी बनती है कि वो कंपनी को रिपोर्टिंग करे। अगर फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ है उससे ज्यादा है, अगर फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ से ज्यादा है, तो उसकी ड्यूटी बनती है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बताए। और देखो किसको बताए, देखो लिखा ना, इफ एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी इन द कोर्स ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर रीजन टू बिलीव दैट एन offense of fraud which involves or is expected to involve individually an amount of 1 crore or above is being or having been committed against the company by its directors, officer, employees, the auditor shall report the matter to the central government। मतलब अगर किसी ऑडिटर ने किसी कंपनी में, उसको उम्मीद है कि इस कंपनी में उसने फ्रॉड पकड़ लिया है 1 करोड़ से ज्यादा का, या उसको लग रहा है कि हो सकता है, पूरा शक है, तो उस केस में उसकी ड्यूटी बनती है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करे। वो कितने दिन में करेगा वो सब बातें मैं नहीं बता रहा, ये मतलब बेसिकली इसमें रिपोर्टिंग की बात होती है कि आपको फ्रॉड रिपोर्ट करना होता है। पेनल्टी कहां आई है, नीचे की तरफ आते हैं। पेनल्टी यहां आई है 143 सबसेक्शन 15 के अंदर। वो ये बोलता है इफ एनी, अच्छा एक चीज और याद रखना कि जब मैं ऊपर तो वर्ड हो रहा था स्टैट्यूटरी ऑडिटर, ऊपर तो वर्ड बात हो रही थी स्टैट्यूटरी ऑडिटर की। देखो 3 तरीके के ऑडिटर होते हैं, एक होता है स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो बेसिकली हम सीए को बोलते हैं, एक होता है कॉस्ट ऑडिटर जो सीएम में प्रैक्टिसिंग सीएम में होता है, एक होता है सेक्रेटरी ऑडिटर वो प्रैक्टिसिंग सीएस होता है। तो बेसिकली ऊपर तो बात हो रही थी किसकी, सीए की, स्टैट्यूटरी ऑडिटर के बेनिफिट, लेकिन नीचे इसने ना 143(14) के अंदर लिख दिया, सेक्शन 143 सेक्शन 14 के अंदर लिख दिया कि ये वाले प्रोविजन जो पर फ्रॉड के प्रोविजन है वो कॉस्ट अकाउंटेंट और सेक्रेटरी ऑडिटर पे भी लगेंगे, कॉस्ट ऑडिटर सेक्रेटरी ऑडिटर पे भी लगेंगे। इसका मतलब ये है कि जो ऊपर आपने प्रोविजंस पढ़े फ्रॉड रिपोर्ट करने वाले, वो खाली सीए ने अगर ऑडिट करते वक्त फ्रॉड पकड़ा तो खाली उसकी जिम्मेवारी नहीं है, अगर किसी कॉस्ट ऑडिटर ने या सेक्रेटरी ऑडिटर ने भी ऑडिट करते वक्त फ्रॉड पकड़ा तो उसकी भी जिम्मेवारी है कि वो किसको बताए, सेंट्रल गवर्नमेंट को बताए। और अगर वो नहीं बताते हैं, if any auditor, cost accountant or company secretary in practice does not comply with the provision of subsection 12, then he shall in case of listed company be liable to a penalty of 5 lakh rupees and in case of any other company be liable to a penalty of 1 lakh rupees। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई ऑडिटर या कॉस्ट अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरी जिसने फ्रॉड पकड़ा है और अगर वो फ्रॉड नहीं बताता है, ठीक है, फ्रॉड अगर उसने फ्रॉड पकड़ा और वो फ्रॉड की रिपोर्टिंग नहीं दे रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो अगर वो लिस्टेड कंपनी में उसने जो फ्रॉड की रिपोर्टिंग नहीं दी है तो उस पर वहां पे उसको पेनल्टी लगेगी 5 लाख की। और अनलिस्टेड कंपनी के केस में, एनी अदर कंपनी में, अनलिस्टेड कंपनी के केस में अगर उसने फ्रॉड पकड़ा और उसने रिपोर्टिंग नहीं करी तो उस पर पेनल्टी लगेगी 1 लाख रुपए की। ये है।
और अब आता है पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन सेक्शन 147। इसमें भी पेनल्टी, इसमें ये बताया गया कि सेक्शन 139 से लेकर 146 तक जहां पे भी अलग से पेनल्टी नहीं बताई गई वहां पे पेनल्टी यहाँ वाली ये वाले अमाउंट की लगेगी, जो ये वाली है, ये रेजिडरी पेनल्टी बोलते जितनी यहाँ पे बताई गई है। तो ये पेनल्टी का अमाउंट आप खुद ही पढ़ लेना। नीचे वाले में तो ये वाली पेनल्टी तो खास नहीं थी, मेन पेनल्टी तो वो थी जो ऊपर पढ़वाई, इसमें पेनल्टियों की बातें हो रही हैं। अच्छा एक चीज समझने वाली है, इस पॉइंट में अमेंडमेंट है, ये देखना कहता है एक चीज ये ना, ये वाला जो पॉइंट है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ना ये ना पहले ना एक एक्चुअल में क्या हुआ था तुम लोगों को अगर याद हो, ये उसी ग्राउंड के ऊपर आई, एक प्रैक्टिकल फेक केस हुआ था, उसके ऊपर एक नया सबसेक्शन अमेंड हुआ है। तुम्हें पता होगा एक ILFS थी, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस कंपनी थी, ये एक NBFC थी, ये लोगों को लोन प्रोवाइड करती थी और इन्होंने फ्रॉड करा था बहुत तगड़ा, इन्होंने फ्रॉड करा था बहुत तगड़ा। और इनके जो ऑडिटर थे, इस कंपनी के जो ऑडिटर थे वो थे PwC। कौन थे? PwC। इसके ऑडिटर आपको पता होगा इंडिया में बिग 4 ऑडिट फर्म्स है, KPMG, EY, Deloitte, PwC। इसके ऑडिटर थे PwC और इस कंपनी ने बहुत बड़ा फ्रॉड करा था। तो हुआ क्या था कि सेबी ने, अच्छा देखो PwC तो बहुत बड़ी है ना, और अब एक बार में कोई मैं दिमाग से गलत तो नहीं बोल रहा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे को कंफ्यूज हो रहा, मैं PwC था या EY था, एक मिनट रुक जाओ। वैसे तो PwC था 99.99%, ILFS फ्रॉड ऑडिटर, ILFS का ऑडिटर कौन तो पता लग जाएगा। ILFS स्कैम लिख देता हूं, ILFS ऑडिटर लिख देता हूँ यार, स्कैम से तो पता लग रहा है कि ILFS स्कैम हुआ था, ऑडिटर से पता लग जाएगा। डिलॉयट, नफरा डिबार्स डिलॉयट, एक कंपनी और थी यार, ILFS थी, ILFS डिलॉयट का था, कंपनी का नाम मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। अगर डिलॉयट था इसका, एक कंपनी थी जिसमें PwC डिबार हुई थी, नाम मेरे दिमाग से नहीं आ रहा। सत्यम कंप्यूटर्स थी क्या वो? सत्यम कंप्यूटर्स थी आई थिंक। सत्यम के ऑडिटर कौन थे? PwC। हाँ आया ना, मेरे दिमाग से स्किप कर रहा था क्योंकि एक्चुअली ILFS का केस बहुत रीसेंट था और मैं बच्चों को डिलॉयट मैंने बताया भी क्लास के अंदर, वो PwC था। इसका PwC किसका था? सत्यम कंप्यूटर्स का। अच्छा मैं समझाना क्या चाह रहा था, डिलॉयट ले लो, ILFS का कौन था? सॉरी डिलॉयट था, और सत्यम कंप्यूटर्स का कौन था? मतलब सारे ही जितनी बड़ी बड़ी बिग फोर्स है ना, वो उसके अंदर किसी ना किसी फ्रॉड में फंसी हुई है, PwC था। हुआ क्या था इन फ्रॉडों के अंदर, जब इन लोगों ने फ्रॉड करे तो इसमें ना, अब एक बात हो, ये तो बहुत बड़ी ऑडिट फर्म है, इसमें बड़े सारे ऑडिटर हैं, तो इसमें बहुत सारों की तो गलती भी नहीं होती बेचारों की। सपोज 10 ऑडिटर हैं, 10 ऑडिटर में से 3 लोगों ने मिलकर फ्रॉड करा है, तो बाकी बेचारे 7 तो इनोसेंट हैं, लेकिन फंस वो भी जाएंगे क्योंकि अल्टीमेटली वो जो 3 है वो रिप्रेजेंट तो किसको कर रहे हैं? फर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो फंसेंगे तो वो 3 भी, तो फंसेंगे तो सारे क्योंकि फर्म को रिप्रेजेंट करा, लेकिन इन्होंने ना बाद में बना दिया। तो वो इन्होंने यही सेक्शन बनाया कि वेयर इन केस ऑफ ऑडिट ऑफ अ कंपनी बीइंग कंडक्टेड बाय ऑडिट फर्म, it is proved that the partner or partner of the audit firm has or have acted in a fraudulent manner or abated or colluded in any fraud। अगर वो मिली भगत करी है, फ्रॉड में मिलजुल के काम करा है, तो आगे in relation to or by द कंपनी और डायरेक्टर ऑफिसर, अगर ये कहता है, अगर ये प्रूव हो जाता है कि कोई ऑडिट फर्म किसी कंपनी की ऑडिटर है और उस ऑडिट फर्म ने किसी कंपनी के डायरेक्टर्स के साथ मिलकर या ऑफिसर के साथ मिलकर उस कंपनी के अंदर कोई फ्रॉड करा है, तो उस केस में वो ऑडिट फर्म लायबल होगी और वो पार्टनर जॉइंटली और सेवरली लायबल होंगे। जॉइंटली और सेवरली का मतलब क्या होता है? हो सकता है सबने मिलकर फ्रॉड करा तो सारे लायबल होंगे, हो सकता है कि जी अगर गिने चुने लोगों ने करा हो तो वो लायबल होंगे, लेकिन प्रोवाइडेड दैट, अगर कह रहा है जॉइंटली सेवरल लायबल होंगे, लेकिन इन केस ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी ऑफ ऑडिट फर्म, अगर उन्होंने कोई ऐसा फ्रॉड करा है जहां पर उनको क्रिमिनल लायबल मतलब जेल तक हो सकती है, तो खाली लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ लायबिलिटी अदर देन फाइन,
द कंसर्न पार्टनर हु एक्टेड इन फ्रॉडलेंट मैनर, अबैटेड और एज द केस में बी कोल्यूडेड, कोल्यूडेड का मतलब होता है मिलीभगत, ओनली शैल बी लायबल। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब देखो इसको ऐसे समझो, यहां पे तो ऊपर तो लिखा था पहले सिविल और क्रिमिनल एज प्रोवाइडेड इन दिस सेक्टर एंड एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स फॉर सच एक्ट शैल बी ऑफ द पार्टनर और पार्टनर्स कंसर्न्ड ऑफ द ऑडिट फर्म एंड ऑफ एनी अदर फर्म जॉइंटली एंड सेवरली। इस लाइन का मतलब क्या है? जॉइंटली का मतलब क्या होता है? मिलके। सेवरली का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअली। अब इस सेवरली वाला पॉइंट नीचे से बन के आया। एक्चुअली में क्या समझो कि अगर कोई ऑडिट फर्म, ध्यान से सुनना, अगर कोई ऑडिट फर्म किसी कंपनी की ऑडिटर है और उस ऑडिट फर्म के मान लो अंदर 10 पार्टनर हैं और उन्होंने उनमें से 3-4 पार्टनर मिलकर ऑडिट कर रहे थे, और अगर उस ऑडिट फर्म ने उस कंपनी के साथ मिलकर, उसके डायरेक्टर या ऑफिसर का मिलकर कोई फ्रॉड करा उस कंपनी के अंदर, तो उस केस में उन पे सिविल लायबिलिटी भी लग सकती है, क्रिमिनल भी लग सकती है। वो डिपेंड करेगा कितना बड़ा फ्रॉड और क्या क्या करा उन्होंने। अगर उन पे सिविल लायबिलिटी लगती है मतलब ओनली फाइन लगेगा, क्रिमिनल लायबिलिटी का मतलब है जेल प्लस फाइन दोनों हो सकते हैं। तो अगर वो कह रहा है अगर उन पे सिविल लायबिलिटी लग रही है तो उस केस में फर्म लायबल होगी जॉइंटली भी और इंडिविजुअली, सब मिलके भी चुकाएंगे, फर्म भी चुकाएगी मिलके। लेकिन अगर क्रिमिनल लायबिलिटी होगी तो खाली वही पार्टनर लायबल होंगे जिनने एक्चुअल में फ्रॉड करा। तो सपोज 10 पार्टनर हैं, ऑडिट करने 3 गए थे और 3 ने एक्चुअल में क्रिमिनली फ्रॉड करा, तो वो खाली 3 ही फंसेंगे, बाकी बच जाएंगे। ये अमेंडमेंट थी, ऑडिट वाले चैप्टर की अमेंडमेंट हो गई खत्म। ठीक।